आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 1 मिनट में पूरी खबर आपको बताते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में देश भर में कोरोना वायरस टीकाकरण की शुरुआत होने से पहले तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने टीकाकरण की तारीख का ऐलान करते हुए ट्वीट किया था कि 16 जनवरी से टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। हाल ही में डीजीसीआई ने 2 कोरोना सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी। इसके बाद से ही वैक्सीनेशन के वितरण की योजना पर काम शुरू हो गया था। देश भर में 3 अलग अलग चरणों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन कर इसकी प्रक्रिया पर काम किया जा चुका है। भारत में वैक्सीनेशन दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। 1 मिनट में कोरोना से जुड़ा अपडेट देखिए। देश में कोरोना के एक्टिव केस अब 2.5 लाख से भी कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 18,645 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 201 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 19,299 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,04,50,284 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,75,950 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,23,335, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,50,999 मौतें हो चुकी हैं। देश का रिकवरी रेट 96.42% हो गया है, जबकि मृत्यु दर 1.44% हो गया है। और दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 3,500 से भी कम हो गई है। दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर 98% के करीब पहुंच रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 399 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 12 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 602 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,30,200 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,16,054 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 3,468 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,678 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर 97.75% के करीब पहुंच गया है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.69% है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने रविवार को सिंघू बॉर्डर पर एक अहम बैठक की। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कई दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच रविवार को किसान संगठनों ने एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में आंदोलन के आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। 13 तारीख का लोहड़ी का, जिसमें हम 3 कानून जलाने का अग्नि में कॉल दिया है पूरे देश में, क्योंकि आमतौर पर लोहड़ी ज़्यादा हरियाणा के हिस्से में और पंजाब में ज़्यादा जलाई जाती है, लेकिन संयुक्त मोर्चा जो किसान मोर्चा है, इसने कॉल दिया है पूरे देश में जलाने के लिए। रविवार को ही हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक कार्यक्रम का जमकर विरोध हुआ। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। हमारे देश में एक स्थापित लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है, और मजबूत लोकतंत्र में हमने ये पाया है कि हमें बात कहने का अधिकार सबको है, विपक्ष को भी है, पक्ष को भी है। कृषि कानून और किसान आंदोलन से जुड़ी कई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। किसान आंदोलन और कृषि कानून से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इन सभी याचिकाओं पर 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े कर रही हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी कि हालातों में सुधार नहीं दिख रहा और ये कहा था कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए।
इन याचिकाओं में एक तरफ किसानों ने नए कानून को रद्द करने की मांग की है, जबकि दूसरी ओर किसान आंदोलन को लेकर याचिका दी गई है कि प्रदर्शन के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। पिछली सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसानों की हालत से वाकिफ है। बेंच ने कहा था कि वो चाहते हैं कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत से हल निकल जाए। इसी सुनवाई में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया था कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है और जल्द ही सहमति बनने की उम्मीद है। कोर्ट ने हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान कोरोना फैलने को लेकर भी चिंता जताई थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के असम दौरे पर रहेंगे। 1 मिनट में ये पूरा अपडेट आपको बताते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से अपने 2 दिवसीय असम दौरे पर जाएंगे। इस बीच वो कई कार्यक्रमों में वहां शामिल होंगे। उनका ये दौरा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। असम दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी नेताओं के साथ कई बैठक करेंगे। इन बैठकों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए योजना बनाई जाएगी। साथ ही वहां गठबंधन को लेकर सीट बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष असम के सिलचर टाउन में दिन में 2 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष के दौरे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 जनवरी को असम के दौरे पर जाएंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री असम और मणिपुर का दौरा कर चुके हैं, जहां उन्होंने कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मां सीता पर बेहद आपत्तिजनक बयान दे दिया है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने बैरकपुर में चुनाव प्रचार के दौरान सीता माता के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर दिया। सांसद ने हाथरस की घटना से जोड़ते हुए माता सीता के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। टीएमसी सांसद के इस बयान पर बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे संस्कृति का अपमान बताया है। कल्याण बंदोपाध्याय ने जिस तरीका से राम के ऊपर जो जैसा बोला है, जो स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार का तुष्टीकरण का राजनीति उसका पसंद है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स उसका पसंद है। इसलिए हमारा जो संस्कृति है, जो रामायण महाभारत हम लोग छोटी उम्र से इसको स्कूल में हम लोग घर में ये पढ़ी हुई है, इसका ऊपर अपमान कर रहा है। हम लोग चाहते हैं इसका जवाब 21 में जनता देंगे। ममता सरकार पहले से ही जय श्री राम के नारे को लेकर घिरी हुई है। इससे पहले जय श्री राम के नारे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार नाराज होती दिखाई दी है। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत की पत्नी को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में आज ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी ने वर्षा राउत को 5 जनवरी की तारीख दी थी, लेकिन वो गुपचुप तरीके से 4 जनवरी को ही ईडी के सामने पेश हो गई। ईडी ने वर्षा राउत को पहला समन 24 नवंबर को भेजा था, जबकि दूसरा समन 11 दिसंबर को भेजा गया। इसके बाद ईडी ने 29 दिसंबर को तीसरी बार वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया, मगर तीनों ही समन के दौरान वर्षा राउत ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद ईडी ने 5 जनवरी को वर्षा राउत को पेश होने का समन जारी किया, मगर वो 4 जनवरी को ही गुपचुप तरीके से ईडी के सामने पेश हो गई। ईडी ने वर्षा राउत के खाते में 54 लाख रुपए के लेन देन पर पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि इस पूरे मामले में शिवसेना लगातार राजनीति किए जाने का आरोप लगा रही है। महाराष्ट्र सरकार में विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा पर राजनीति शुरू हो गई है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से विधानसभा में विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा हटाए जाने के मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया है। सरकार ने देवेंद्र फडणवीस और उनके परिवार, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की सुरक्षा घटा दी है। इसके अलावा बीजेपी की राज्य इकाई के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल की सुरक्षा वापस ले ली गई है। वरिष्ठ 5 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई थी और उसमें उनको मैंडेट दिया गया था कि थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से उस कमेटी ने रिपोर्ट देना चाहिए और जिसको थ्रेट परसेप्शन है उसके हिसाब से कौन सी सिक्योरिटी देना है, और उस प्रकार का आदेश निकाल के बाद में उनकी सिक्योरिटी कम की गई। काफी लोगों की कम की गई इसमें। महाराष्ट्र सरकार की इस कार्रवाई पर बीजेपी का कहना है कि यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। स्वयं पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि यह सुरक्षा हटाना भाजपा नेताओं के जान को खतरा है, पर बदले की भावना
महाराष्ट्र सरकार के दिल और जहन में इतनी तेज है कि वे सुरक्षा हटाने का दुस्साहस कर रहे हैं। सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष और अपराधियों के बीच साठगांठ होने का आरोप लगाया है। आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर भेजने की यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई होगी। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। पिछले साल 18 दिसंबर को यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रोपड़ जेल अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने इशारों में ये विपक्ष पर आरोप लगाया कि अपराधियों पर कार्रवाई होते ही उनके रहनुमाओं में छटपटाहट होती है। इन माफिया और इन पेशेवर अपराधियों के रहनुमाओं को आज बुरा लग रहा है। आज इनमें एक छटपटाहट है और छटपटाहट इस बात की कि इनके जो गुर्गे हैं वे गुर्गे या तो आज जान की भीख मांगते हुए घूमते हुए फिर रहे हैं या फिर उनके गुर्गों के छाती में जब सरकार का बुलडोजर चल रहा है तो उनके अंदर स्वयं भी भय है कि कहीं ये बुलडोजर उनकी ओर न घूम जाए। इधर जम्मू कश्मीर में रविवार को सेना ने एक गौशाला में सुरंग का पता लगाया है। रविवार को सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों के एक और सुरंग का पता लगाया। अवंतीपुरा के चंदेरा पंपोर गांव में स्थानीय पुलिस और सेना ने जब एक गौशाला में छापेमारी की तो उन्हें वहां से चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला। तस्वीरों में दिख रहा है कि खंडहर सा मकान असल में एक गौशाला है और इस गौशाला की आड़ में आतंकियों ने छिपने के लिए एक सुरंग बना रखी थी, जिसमें वो छिपकर सेना और पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते थे। छापेमारी के दौरान सेना और पुलिस ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया। आतंकी के पास से एक AK-47 की 26 राउंड गोलियां भी मिली है। पुलिस के मुताबिक ये सुरंग 0 फीट ऊंची और 5 फीट चौड़ी थी और इसका सिरा 6 फीट लंबी सुरंग से जुड़ा था। पुलिस को यह सुरंग होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF की मदद से यहां सर्च ऑपरेशन चलाया। देश की सुरक्षा के लिए घातक हथियार बनाने वाले DRDO ने एक और सफलता हासिल की है। भारत की उत्तरी सीमा पर इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे देश के जवान दिन रात देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। पहाड़ों पर ठंड के जो हालात होते हैं उसके बारे में सोचकर ही कंपकपी सी आ जाती है, लेकिन फिर भी हमारे देश के सैनिक उस ठंड को सहते हैं। मगर अब DRDO जल्दी ही उनकी समस्या का समाधान करेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने एक स्पेस हीटिंग डिवाइस बनाया है। स्क्रीन पर दिख रहा है ये डिवाइस अब ठंड में सेना के बंकरों में काफी काम आने वाला है। इस हीटिंग डिवाइस की खासियत ये है कि यह कार्बन मोनोऑक्साइड की जहर से भी जवानों को बचाकर रखेगा। पूर्वी लद्दाख, सियाचिन और कश्मीर जैसे बर्फीले और ऊंचाई वाले इलाकों में जवानों को शरीर को गला देने वाली ठंड का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये हीटिंग डिवाइस जवानों को उनके बंकरों में काफी राहत पहुंचाने का काम करेगा। दिल्ली में एक IT इंजीनियर ने अपनी चाचा की मौत की गुत्थी खुद ही सुलझा ली। 1 मिनट में खबर देखिए। दिल्ली का यह पीरागढ़ी फ्लाईओवर महेश के पिता कैलाश के लिए 11 नवंबर को जानलेवा साबित हो गया। उस दिन महेश के पिता उसके साथ इसी फ्लाईओवर के रास्ते मादीपुर अपने ऑफिस जा रहे थे। अचानक पीछे से आ रहे एक ट्रक ने महेश की बाइक को टक्कर मार दी और वो दूर जा गिरा। महेश ने देखा कि ट्रक उसके पिता को रौंदता हुआ निकल गया, लेकिन उस वक्त महेश ने उस ट्रक के आखिर के 4 अंक देख लिए। महेश कुमार ने अपने चचेरे भाई कृष्ण कुमार से इस मामले में मदद ली। कृष्ण कुमार पेशे से IT इंजीनियर हैं और उन्होंने अपने चाचा की मौत के जिम्मेदार ड्राइवर को तलाश करने में दिन रात एक कर दिया और लगातार आने जाने वाले ट्रकों के नंबर पर ध्यान देते रहे। अचानक एक दिन रास्ते में कृष्ण कुमार को वो ट्रक दोबारा दिखाई दिया और उसने इस ट्रक का पीछा करते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने ट्रक मालिक से उस ड्राइवर को बुलाने का आदेश जारी किया, जिसके बाद मामले का असली आरोपी पकड़ा गया। मध्य प्रदेश में एक पशु चिकित्सक ने बर्ड फ्लू का सैंपल भोपाल पहुंचाकर एक नई मिसाल पेश की है। बधाइयों से भरे ये मुख्यमंत्री और उनके कार्यालय के ट्वीट बताते हैं कि कर्तव्य निभाने का मन बना लिया जाए तो कोई भी रास्ता छोटा पड़ जाता है।
ऐसी ही एक मिसाल मध्य प्रदेश के एक पशु चिकित्सक ने पेश की है। आपको स्क्रीन पर दिख रहे ये व्यक्ति हैं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी आरपी तिवारी, जिन्होंने निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील सोरका गांव के पास से एक मृत पक्षी का सैंपल लिया था। प्रशासन को शक था कि ये बर्ड फ्लू का मामला है, इसलिए सैंपल लैब भेजा जाना जरूरी था, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम न हो सका। इसके बाद आरपी तिवारी खुद बेटे के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर निकल गए और उन्होंने सैंपल पहुंचाने के लिए बाइक से 350 किलोमीटर का सफर तय किया। परसों दिन सभी मानव विभाग के लोगों ने मिलकर सूर का गांव जाकर वहां से सैंपल एकत्रित किए। फिर रात के 8 बजे हमें बताया कि तुम्हें लेकर जाना है। सुबह निकले हम 6 बजे लगभग, सैंपल उठाए, वहां से आगे चले। रास्ते में पानी गिर रहा था। कैसे आए थे? बाइक से चले। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरपी तिवारी के इस काम की जमकर तारीफ की है। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित हनुमान मंदिर को तोड़ने का मामला फिलहाल शांत नहीं हुआ है। अपडेट देखिए। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित हनुमान मंदिर को तोड़ने के मामले में प्रशासन की नई कार्रवाई से इलाके के दुकानदार नाराज हो गए हैं। दरअसल प्रशासन ने 8 जनवरी की आधी रात हनुमान मंदिर के आखिरी बचे अवशेष पीपल के पेड़ को भी वहां से हटा दिया। उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश का कहना है कि उन्हें दिल्ली सरकार चाहती तो रोक सकती थी। 3 तारीख की रात को जिस प्रकार से मंदिर को तोड़ा गया, अब लगातार दिल्ली सरकार को जो मैंने 9 नवंबर को मैंने खुद चिट्ठी लिखी, जब मैं मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान में ला रहा हूं कि चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को तोड़ोगे तो हिंदू समाज की भावना पे आघात होगा, इसलिए आप चाहो तो रोक सकते हो, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास एक पावर है। इस मुद्दे पर दिल्ली के चांदनी चौक के दुकानदारों में काफी रोष है। दुकानदारों का कहना है कि वो लोग हर मंगलवार यहाँ हनुमान जी की पूजा करते थे। दुकानदारों ने सरकार से वहां फिर से मंदिर की स्थापना करवाने की मांग की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 दोबारा लागू करने की बात कही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अनुच्छेद 370 दोबारा लागू करने की बात कही है। मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि भारत के साथ तब तक कोई बातचीत संभव नहीं है जब तक नई दिल्ली जम्मू कश्मीर की स्वतः स्थिति को बहाल नहीं करता। भारत को छोड़कर किसी भी देश के साथ हमारे प्रतिकूल संबंध नहीं है, मगर भारत पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत ने इस मामले पर पहले ही पाकिस्तान को जवाब दे दिया है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और पाकिस्तान को इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। यही नहीं, भारत ने पाकिस्तान से ये भी कहा है कि जब तक वो आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाएगा तब तक वो किसी भी मुद्दे पर उससे बातचीत नहीं करेंगे। साल 2019 में मानसून सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर घाटी को आतंकवाद से आजादी दिलाई थी। हालांकि इमरान के साथ साथ कई नेता भी बार बार इस बात पर जोर देते आए हैं कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की कार की एक ट्रक के साथ टक्कर हो गई। ट्रक के साथ दुर्घटनाग्रस्त ये आलीशान कार के मालिक कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेटर शोएब मलिक हैं। और ये दुर्घटना क्यों हुई, इसका कारण सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक अपने हमवतन क्रिकेटर वहाब रियाज के साथ रेस लगा रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी अपनी गाड़ियों को लाहौर की सड़क पर तेजी से दौड़ा रहे थे। अचानक लाहौर के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के पास बने एक रेस्टोरेंट पर एक ट्रक खड़ी थी, जो शायद वहाब रियाज को तो दिख गई मगर शोएब ना देख सके और उनकी तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। गनीमत ये रही कि शोएब इस हादसे में बाल बाल बच गए, मगर उनकी कार की किस्मत उतनी अच्छी नहीं। ट्रक से हुई टक्कर के बाद कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आसपास जिन लोगों ने शोएब को कार से निकाला, उनका कहना था कि शोएब शराब के नशे में धुत थे।